Welcome students. Now we are going to start a new chapter, that is electromagnetic induction, and this is going to be our sixth chapter. The topics that we are going to cover in this chapter is the basic introduction to electromagnetic induction, then Faraday's experiment, then the laws related to induction given by Faraday, then Lenz's law, then motivational electromotive force, eddy currents, inductance, and finally AC generator. So these are the topics we are going to cover in this chapter. So let's begin. So before starting electromagnetic induction, first we have to understand the concept of magnetic flux. What do you mean by magnetic flux? Magnetic flux होती क्या है? तो ये हम पिछली लेक्चर्स में भी हम देख चुके हैं ये चीज़. एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट डू यू मीन मैग्नेटिक फ्लक्स? तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली द टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a surface area normally when placed in external magnetic field. क्या मतलब हुआ कि देखिए कोई भी मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है ना, ये कोई हमने सरफेस ले लिया, ठीक है, तो कोई भी हम सरफेस एरिया ले लेंगे. तो ये हमने एक सरफेस एरिया ले लिया, ये पूरा सरफेस है, ठीक है ना, और इसमें हमने छोटा सा एरिया ले लिया DA, ठीक है. अब इस सरफेस को हमने किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया. तो ये जो B आप देख रहे हो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको प्लेस कर दिया. फिर ये हमने एक यूनिट एरिया लिया है. तो हम ये देखते हैं कि इस यूनिट एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, ठीक है ना. द टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया नॉर्मली व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना. तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस यूनिट एरिया से पास होंगी, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स. क्लियर है? तो अब देखिए, अब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसे तो क्या पास होनी चाहिए, नॉर्मली पास होनी चाहिए. नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलरली पास होनी चाहिए. लेकिन क्या हो अगर परपेंडिकुलरली पास नहीं होंगी, अगर कुछ एंगल बनाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से एक नॉर्मल लेके चलते हैं, ठीक है ना. ये इमेजिनरी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, एन यूनिट वेक्टर है ये. हमारे लिए ये क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना. हमने इसको ये माना है कि ये हमारे लिए इस सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल है. मतलब आप कोई भी प्लेट ले लीजिए और उस प्लेट के ऊपर जो नॉर्मल है वो हमारे लिए ये है, ठीक है ना. अब अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल अगर आएगी, मतलब इस यूनिट वेक्टर के अगर पैरेलल आएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हैं, उस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर आ रही हैं, ठीक है. तो उस केस में ये एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री. लेकिन अगर कुछ और एंगल बना रही हैं, मान लीजिए परपेंडिकुलर नहीं आ रही, ठीक है ना, कुछ और ओब्लिक एंगल बना रही हैं अदर देन 90 डिग्री, तो उस केस में हम क्या करेंगे, थीटा ले लेंगे. तो ये हमने थीटा लिया, मान लीजिए ये हमारे लिए नॉर्मल है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसके बीच में ये कितना एंगल बन रहा है, तो ये हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, ठीक है. और ये पूरा एरिया है हमारे पास, ये पूरा शीट का कंप्लीट एरिया A है, और इसमें हमने एक छोटा सा एरिया लिया है DA, यूनिट एरिया, ठीक है ना. तो इसको हम एरिया एलिमेंट भी बोलते हैं और एरिया वेक्टर भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना. तो एरिया वेक्टर और एरिया एलिमेंट मतलब एक ही बात है ये, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना. ये स्मॉल एरिया हम लेते हैं, ठीक है ना. और इसको एरिया वेक्टर क्यों बोला गया है, तो वेक्टर जब आ जाते हैं तो आप समझ जाओ कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है ना. तो इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया, ठीक है ना, कि इस एरिया की ओरिएंटेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है. मतलब इसको, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कितने डिग्री पे, कितने एंगल पे इसको इंक्लाइन कर रखा है, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है. तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, एरिया वेक्टर भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना. तो एरिया वेक्टर बोल दो या एरिया एलिमेंट क्योंकि छोटा सा एक हमने एलिमेंट लिया है इस पूरे एरिया में, तो इसलिए इसको एरिया एलिमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है ना. यूनिट वेक्टर मैंने आपको बता दिया है, ये हमारे लिए क्या है, इस सरफेस एरिया के ऊपर ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है, हम इसको परपेंडिकुलर मान रहे हैं, ठीक है ना. तो यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस एलिमेंट. क्लियर है? और थीटा क्या होगा, तो ये जो थीटा है ये एंगल है, किसके बीच में है, एरिया एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड,
इन दो के बीच का एंगल है ये थीटा। क्लियर है? तो मैथमेटिकली इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं किसी भी यूनिट एरिया में से, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, फाई से, ठीक है ना। और इसके बेस में बी लगा दिया तो इसका मतलब कैसी फ्लक्स है? मैग्नेटिक फ्लक्स है ये। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट है। तो हम वेक्टर्स में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि बी डॉट ए को हम कैसे लिख सकते हैं? बी ए कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ए क्या है? यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गई है, ठीक है ना। ये बी क्या है? ये मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड की, और ए क्या है? ये मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू है एरिया वेक्टर की। और कोस थीटा, तो कोस थीटा यहाँ पे क्या है? ये एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो ये कोस थीटा। क्लियर है? तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये तो मान लीजिए एक सिंगल एक लूप मान लो इसको, ठीक है ना। कोई रेक्टेंगुलर आप इसको लूप मान लीजिए, एक सिंगल लूप है। अगर इसकी जगह हम मान लीजिए एन नंबर ऑफ लूप्स अगर ले लें, ठीक है ना, काफ़ी सारी लूप ले लें, तो उस केस में हम क्या करेंगे? एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो एन यहाँ पे ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या बन जाएगा? एन बी ए कोस थीटा। और देखिए इसको याद करने का तरीका भी है, इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, बी ए एन कोस थीटा, तो ये क्या बन गया? बैन कोस थीटा। तो ये थोड़ा सा याद करने में आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो क्या होती है? बैन कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखिए हमने पढ़ा है कि कोई भी दो वेक्टर के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट होता है, कोई भी दो वेक्टर के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट आए तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा? स्केलर आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है ये चीज? और ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या है? देखिए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है? टेस्ला। और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक तो यूनिट ये हो गई, और एक हम मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर से भी डिनोट करते हैं, WEBER, वेबर। और इसको ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, इसको कैपिटल W और स्मॉल b, ठीक है ना, वेबर। और सीजीएस फॉर्म में, अगर सीजीएस फॉर्म में इसकी यूनिट निकालनी हो तो इसको मैक्सवेल बोला जाता है, ठीक है ना। मैक्सवेल, ठीक है ना, ये मैक्सवेल होता है। और एक वेबर और मैक्सवेल में क्या रिलेशन है? तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, तो ये रिलेशन है। क्लियर है? अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगी। तो ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए, क्योंकि कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 अगर हो जाए तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो वो कब होगी? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 0 डिग्री। तो जब कोस थीटा 0 डिग्री होगा तो उस केस में कोस 0 क्या होता है? 1। तो कोस 0 हो गया 1, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो आपकी मैक्सिमम आती है, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा की वैल्यू आपकी हो जाए 0। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली उस सरफेस एरिया से जब पास होंगी तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन में ये वर्ड इसीलिए यूज किया गया था, नॉर्मली, वो मैक्सिमम का कंडीशन है वो, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फ्लक्स 0 कब होगी? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस एरिया के पैरेलली पास हो। तो जब पैरेलल पास होंगी तो ये जो यूनिट वेक्टर है जो सरफेस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर माना था और जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल क्या बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। तो उस केस में कोस 90 क्या हो गया? 0। तो यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, यानी कि मिनिमम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो था मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में।